हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th BA का फर्स्ट चैप्टर है ये। फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने संचालन किसे कहते हैं, संचालन का क्या महत्व है ये देखा था। उसके बाद सेकेंड पार्ट में संचालन के जो स्तर होते हैं उसके बारे में जाना था कि संचालन के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। फिर संचालन के अभी हम देखेंगे कार्यों का वर्गीकरण। संचालन के जो कार्य हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। मतलब जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 जो है, देखिए, कुंतज और ओडोनल का वर्गीकरण, मतलब प्रोफेसर कुंतज ओडोनल ने जो वर्गीकरण किया है उसमें आयोजन, व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन, फिर नियंत्रण आता है। इसी प्रकार हेनरी फेवर ने वर्गीकरण किया, पीटर एफ ड्रकर द्वारा वर्गीकरण किया गया, ल्यूथर गुलिक का वर्गीकरण है, फिर जॉर्ज टेरी ने वर्गीकरण किया है। इस प्रकार से संचालन के कार्यों का वर्गीकरण किया गया, मतलब संचालन के जो कार्य हैं उसको बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है आयोजन करना, मीन्स प्लानिंग करना। प्लानिंग अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में उसके बारे में विचार चलते हैं कि उस कार्य को कैसे करना है, कौन सा कार्य करना है, उसके लिए आवश्यक सामग्री कौन सी होगी, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, इन सब के लिए जो पैसे की ज़रूरत होगी तो उसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सभी प्रकार की जो भी विचारधाराएँ आती है वो किसके अंतर्गत आती है, प्लानिंग में आती है। देखो, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए वास्तविकताओं का चुनाव करना, उनके मध्य आंतरिक संबंध स्थापित करना और आवश्यक प्रवृत्तियों के अवलोकन और निर्माण के लिए पूर्वानुमान करना अर्थात आयोजन। देखिए, आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें जो भी परिणाम प्राप्त करने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वास्तविकताएं हैं उनको चुनना पड़ता है और उनके बीच संबंध स्थापित करने होते हैं। साथ ही साथ जो भी उसके लिए आवश्यक प्रवृत्तियाँ करनी हो या जो भी चीज़ें करनी है तो उसका हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। संचालन के कार्य का आरंभ किससे होता है, आयोजन से। भाई आयोजन के जरिए ही संचालन का कार्य क्या होता है, शुरू होता है। निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा कार्य कौन, कब, किस प्रकार, कितने प्रमाण में करना है और कार्य कब पूर्ण करना है, इसका पहले से बुद्धिपूर्वक किए गए पूर्व विचार को ही आयोजन कहा जाता है। भविष्य के लिए पूर्व विचार वर्तमान समय में करना ही अर्थात आयोजन होता है। आयोजन भविष्य में घटित होने वाले खतरों और अनिश्चितताओं को कम करने के लिए किया जाता है। आयोजन के कारण इकाई की सभी प्रवृत्तियाँ व्यवस्थित होती है और लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग है वह कैसा हो जाता है, इजी हो जाता है। लक्ष्य प्राप्त आयोजन का कार्य, देखो, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग होते हैं, मतलब कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अलग अलग रास्ते चुने जा सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा कहलाता है, आयोजन। इसीलिए आयोजन का कार्य मूल रूप से चुना जाता है। संचालन के अन्य कार्य जैसे व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, संकलन, नियंत्रण इत्यादि सभी प्रकार के जो कार्य है वह सिर्फ और सिर्फ आयोजन पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य आगे संभव नहीं होता है। आगे देखोगे, सेकंड कार्य है प्रबंध, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्था तंत्र। समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाशील व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्वों का विभाजन करने वाले ढांचे को ही व्यवस्था तंत्र कहते हैं। अब भाई देखिए,
समान लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो उसके लिए जो भी व्यक्ति क्रियाशील है उन लोगों के बीच अधिकार और दायित्व को क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना होता है। आयोजन द्वारा लक्ष्य, नीति, कार्यक्रम आदि निश्चित किए जाते हैं जिनको पूर्ण करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना करनी पड़ती है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इकाई की प्रवृत्ति को अलग अलग विभागों में, अलग अलग मानव समूह में विभाजित कर दी जाती है और उनमें अधिकार और दायित्व का विभाजन भी किया जाता है, जिसे व्यवस्था तंत्र या फिर प्रबंध कहते हैं। व्यवस्था तंत्र की रचना करने से कौन किसका निरीक्षण करेगा, कार्य संबंधी अधिकार और दायित्व किसके होंगे, व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंध किस प्रकार का होगा आदि विचार आते हैं। आयोजन व्यावसायिक व्यावसायिक इकाई का मस्तिष्क है, जबकि व्यवस्था तंत्र शारीरिक ढांचा है। मानव शरीर में मस्तिष्क का कार्य बौद्धिक निर्णय लेने का है। इसका अमल शरीर के विविध अंग करते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक इकाई में आयोजन का कार्य बौद्धिक निर्णय लेने का है। आयोजन में लिए गए निर्णयों का अमल करने के लिए इकाई के अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कार्य, अधिकार और दायित्व उन्हें सौंपे जाते हैं। अगला कार्य है कर्मचारी व्यवस्था, मतलब एम्प्लॉयज़ आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ यूनिट। डॉक्टर जॉर्ज टेरी के अनुसार कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य संतृप्त और संतुष्ट कर्मचारियों का दल बनाना, सुरक्षित रखना और विकसित करना है। जहाँ इकाई होती है वहाँ कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी के बिना आत्मा बिना अस्थि कंकाल जैसी होती है। कौन? इकाई। अगर इकाई में कर्मचारी नहीं होंगे तो वो किसके सवाल होगी? आत्मा बिना अस्थि कंकाल के। किसी भी इकाई की प्रवृत्ति का अंतिम आधार कर्मचारियों के ऊपर आधारित होता है, क्योंकि कर्मचारी ही सभी प्रकार की प्रक्रिया को पूरा करने का कार्य करते हैं। योग्य स्थान पर, योग्य समय में, योग्य संख्या में योग्य योग्यता वाले कर्मचारियों की भर्ती करना, चुनाव करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, स्थानांतरण करना, पदोन्नति करना या फिर निकालना या उनको निवृत्त करना तथा उनके लिए कल्याणकारी प्रवृत्ति संबंधी विचारधाराओं के साथ कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। कर्मचारी संतुष्ट हो तो उनके उत्साह और जोश में भी वृद्धि होती है। अगर कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? उनका उत्साह निरुत्साह में बदल जाएगा, उनकी रुचि कम हो जाएगी। कर्मचारियों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन भी किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक इकाई की सफलता का आधार कर्मचारियों के ऊपर निर्भर होता है। वर्तमान समय में मानव शक्ति आयोजन, मानव साधन विकास, कार्य का मूल्यांकन, आजीविका आयोजन आदि का समावेश भी कर्मचारी व्यवस्था में किया जाता है। संतुष्ट कर्मचारी इकाई की मूल्यवान संपत्ति है, ऐसा प्रत्येक प्रगतिशील संचालन दृढ़ता से मानता है। तो इस प्रकार से कर्मचारियों की व्यवस्था करना भी एक प्रकार का कार्य है। उसके बाद है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मीन्स अब जो भी कार्य किसी को करने के लिए दिया जाए तो वह कार्य जिस तरीके से करने के लिए कहा गया है उस तरीके से कर रहा है, हो रहा है या नहीं, इन सब की जानकारी, इन सब की जाँच करना और क्या करना, उनका मार्ग प्रशस्त करना, मतलब उनको राह दिखाना, ये क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। देखिए, कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना, उनकी देखरेख करना अर्थात मार्गदर्शन होता है। निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए इकाई में काम करने वाले कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना और उनकी प्रभावशाली देखरेख करने का कार्य बहुत महत्व का होता है।
औद्योगिक इकाई में लक्ष्य निर्धारित करके उसका आयोजन किया जाता है। आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना की जाती है। माल सामग्री एवं यंत्रों का क्रय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। परंतु जब तक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या श्रमिकों को कार्य किस प्रकार करना है इसका मार्गदर्शन न दे तो उपयुक्त सभी प्रयत्न कैसे हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। मतलब अगर कर्मचारियों का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जाए, उन्हें जानकारी न दी जाए या कार्य के बारे में समझ न दी जाए तो जिस तरीके से लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति में फिर क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। मार्गदर्शन के बिना संचालन के अन्य कार्य निरर्थक होते हैं। मार्गदर्शन के कार्यों में अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना, आदेश या सूचना प्रदान करना, कार्य निर्धारण करना, कर्मचारियों को प्रेरणा देना, नेतृत्व प्रदान करना आदि सभी कार्यों का समावेश इसके अंतर्गत होता है। मार्गदर्शन संचालन के प्रत्येक स्तर पर और निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अगला कार्य है संचालन का नियंत्रण। अब नियंत्रण रखना भी ज़रूरी होता है। देखिए किस प्रकार से आप जब पढ़ते हो तो आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, आप बाहर जाते हो तो आपके ऊपर भी नियंत्रण रखा जाता है ना। या फिर किसी प्रकार का कुछ भी अगर आपको कार्य सौंपा जाए तो आपके कार्य की क्या की जाती है, जांच की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, नियंत्रण। प्रयत्नों, परिणामों तथा साधनों और उद्देश्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य अर्थात नियंत्रण। नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य होता है। निर्धारित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए इकाई की प्रवृत्तियाँ आयोजन के अनुसार होती है या नहीं, यह देखने का कार्य अंकुश करता है, मीन्स नियंत्रण के जरिए होता है। प्राचीन परंपरागत विचारानुसार नियंत्रण अर्थात कर्मचारियों की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। मतलब पुरानी अगर विचारधाराएं के अनुसार हम देखें तो नियंत्रण किसे कहेंगे कि भाई कर्मचारियों की जो भी प्रवृत्तियाँ हो रही है उसको कंट्रोल करना, कठोर मनोवृत्ति अपनाना, कर्मचारियों की गलतियों को पकड़ना, गलती करे तो उसे सज़ा देना, दंड देना या फिर उनका स्थानांतरण कर देना या पदोन्नति को रोक देना। इस प्रकार से यह नियंत्रण का कैसा विचार कहलाता है, नकारात्मक। अब हम देखेंगे आधुनिक समय में नियंत्रण का विचार कैसा है, सकारात्मक। मतलब नियंत्रण क्यों रखा जाता है, ताकि सुधार लक्ष्य प्रवृत्तियाँ हो, न कि कर्मचारी की गलतियों को ढूंढा जाए, बल्कि उसमें और सुधार किया जा सके, लक्ष्य प्राप्ति में और सरलता हो सके। इस प्रकार से यह सकारात्मक विचार होता है। यह सुधार लक्ष्य प्रवृत्ति है, कारण कि नियंत्रण का कार्य हो रहे कार्य को रोकना नहीं, परंतु यदि कार्य आयोजन के अनुसार नहीं हो रहा हो तो उसे रोककर सही दिशा की ओर ले जाने का है। भूतकाल में हुई भूलों का भविष्य में पुनरावर्तन नहीं हो, यह भी देखना होता है। इस प्रकार से नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे देखोगे संकलन। नेक्स्ट कार्य है संकलन। संकलन मतलब संचालन प्रक्रिया के प्रत्येक सोपान पर संकलन आवश्यक है। आयोजन से लेकर के नियंत्रण तक संकलन जरूरी होता है। मतलब हर एक कार्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी एक कार्य में बाधा उत्पन्न होती तो उसके बाद होने वाले कार्यों में क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन यदि उस गलती को वही सुधार लिया जाए तो आगे कार्य कैसा होगा, आसानी से हो सकता है। संकलन एक प्रकार से कड़ियों को जोड़ने का कार्य करती है। तो आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन क्या ऐसा है, ज़रूरी है। लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास इसके जरिए प्राप्त होता है। संकलन से इकाई का कोई भी कार्य छूटता नहीं है और न ही दोबारा होता है, मतलब दोहराया जाता नहीं, जिससे कार्य कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है।
अभी हम देखेंगे संकलन का मीनिंग। तो व्यावसायिक इकाई के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं उनके बीच में एक सूत्रता या सुमेल स्थापित करने का कार्य जो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, संकलन। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि इसके लक्षण क्या है, मतलब संचालन के जो कार्य हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं। पहला है आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय किसकी आवश्यकता होती है, संकलन की। इसलिए संचालन प्रक्रिया संकलन के बिना संभव हो ही नहीं सकती। सेकंड है संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था तंत्र होनी चाहिए। मतलब सशक्त सूचना संचार मीन्स कि ऐसी सूचना संचार होने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसे समझने में और एक दूसरे तक पहुंचाने में बहुत ही आसानी हो। नेक्स्ट है सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। अगर मानो कि किसी कर्मचारी का सहकार न हो या फिर किसी अधिकारियों का कर्मचारियों के प्रति सहकार न हो तो इनके बीच संकलन स्थापित नहीं हो सकता। इसीलिए सहकार के बिना संकलन संभव नहीं है। इकाई की विविध प्रवृत्तियों के बीच संकलन बना रहे, इसीलिए विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलित प्रत्येक कर्मचारी का सहकार आवश्यक होता है। व्यावसायिक इकाई में साधनों का महत्तम उपयोग संकलन द्वारा ही संभव होता है और संकलन के जरिए ही व्यवसाय में कार्य करने वाले सभी क्या करते हैं कि जितनी भी साधन सामग्री उपलब्ध है उसका अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है संचालन के प्रत्येक कार्य में संकलन समाविष्ट है, इसीलिए संकलन को संचालन की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आगे देखोगे इसका महत्व। तो संकलन से संचालन के विविध कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, नियंत्रण आदि प्रभावशाली हो जाते हैं। संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। इकाई में जो भी कार्य होते हैं वह संकलन के जरिए कैसे हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। संकलन से कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता, न ही उसका कोई पुनरावर्तन होता है। संकलन से इकाई के अलग अलग विभागों में संवादिता क्या होती है, बनी रहती है। अगर संकलन बना हुआ है इकाई के मध्य, यदि संकलन बना हुआ है तो जो संवादिता है सभी विभागों में वह कैसी होगी, अलग अलग विभागों में संवादिता बनी रहेगी। इकाई के विविध विभागों के कार्यों और उनके क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण संभव हो जाता है। संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखोगे आप संचालन के कार्य विस्तार। देखिए किसी भी व्यवसाय का संचालन करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों के अनुसार संचालन के कार्य विस्तार जो है वह कुछ इस प्रकार है। पहला तो है मार्केटिंग संचालन, सेकंड है मानव संसाधन संचालन, तीसरा है वित्तीय संचालन और चौथा है उत्पादन संचालन। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केटिंग संचालन, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट। माल या सेवा को उत्पादक से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को विशाल अर्थ में मार्केटिंग संचालन कहते हैं। भाई देखिए मार्केट में क्या होता है, ग्राहकों को वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करनी होती है, उसके बदले उन्हें क्या देना होता है, वित्त या पैसा देना होता है। तो यही प्रोसेस मार्केट में होती है। देखिए माल या सेवा को उत्पादक से कहाँ पहुँचाना है, ग्राहकों तक पहुँचाने की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर मार्केटिंग संचालन कहते हैं। बाजार संचालन में वस्तु धन के विनिमय के अलावा बाजार संशोधन, वितरण व्यवस्था, विक्रय वृद्धि, संग्रह, बीमा,
आदि अनेक बातों का समावेश इसमें होता है। बाजार संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक की आवश्यकताओं को क्या किया जाता है, तय किया जाता है कि भाई ग्राहक चाहते क्या है, उसको माल या सेवा में परिवर्तित किया जाता है और बाद में यह माल या सेवा अंतिम उपभोक्ता या ग्राहक या उपयोगकर्ता की ओर ले जाया जाता है, जिससे अमुक निर्दिष्ट ग्राहक विभाग या विभागों की आवश्यकता संतुष्ट की जा सके। उसमें व्यवस्था तंत्र को प्राप्य साधनों का इच्छित उपयोग किया जा सके। इस तरह से लाभदायकता पर जोर दिया जाता है। संचालन के इस कार्य का उद्भव बिंदु वस्तु या सेवा की मांग होता है और उसके मुख्य तत्वों के रूप में वस्तु या सेवा, भौतिक वितरण नीति, मूल्य नीति और विक्रय अभिवृद्धि के अलावा पैकेजिंग आदि को गिना जा सकता है। तो देखिए बाजार का संचालन किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले तो ग्राहकों की आवश्यकताओं को तय किया जाता है, उसके बाद ग्राहकों को उनकी इच्छानुसार वस्तु प्राप्त हो, साथ ही साथ कम कीमत पर उन्हें उपलब्ध हो जाए और जिससे वह जितनी कीमत दे उतने में वह क्या हो सके, संतुष्टि प्राप्त कर सके, ऐसा प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है उसमें कि वस्तुओं या सेवाओं को जो है वह तुरंत या पैकेजिंग आदि चीज़ें भी इसमें शामिल होती है। अभी हम देखेंगे इसके कार्य। सबसे पहला कार्य है उत्पाद अथवा उत्पाद मिश्र। नवीन उत्पाद के उत्पादन अथवा वर्तमान उत्पाद के विकास के निर्णय में उत्पाद का रूप, रंग, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की जो सेवाएं होती है और उत्पाद विविधता का समावेश इसमें होता है। सेकेंड है कीमत। वर्तमान ग्राहक ये अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो, इसीलिए उत्पाद का मूल्य निश्चित करते समय खूब सावधानी रखनी चाहिए। मूल्य संबंधी निर्णय में विक्रय नीति, साख नीति, बट्टा नीति, थोकबंद या फुटकर विक्रय, मध्यस्थियों का कमीशन आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है वितरण। वितरण संबंधी निर्णय में अपनी दुकान द्वारा विक्रय, थोकबंद व्यापारी द्वारा, फुटकर व्यापारी द्वारा, एजेंट द्वारा या वाहन व्यवहार के प्रश्न आदि बातों को शामिल किया जाता है या इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। वितरण की बात व्यवसाय के कद और उसके विस्तार के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि अर्थात विक्रय में उल्लेखनीय वृद्धि करने के प्रयास। भाई विक्रय अधिक से अधिक मात्रा में हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अभिवृद्धि, जिसमें माल का विज्ञापन करना, प्रसिद्धि करना, सेल्समैन द्वारा विक्रय करना तथा विक्रय वृद्धि के लिए ग्राहकों और व्यापारियों को आकर्षित करना आदि बातों का इसमें समावेश होता है। अभिवृद्धि के निर्णयों के कारण कितना ही खर्च होता है, परंतु उसके सामने विक्रय वृद्धि होने से इकाई के लाभ में भी वृद्धि होती है। तो ये सब कार्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव संसाधन संचालन। किसी भी इकाई में ज़मीन, मकान, मशीनरी, फर्नीचर तथा वाहन जैसे संपत्तियों की सुरक्षा की जाती है। उसी प्रकार व्यावसायिक इकाई में कार्य करने वाले कर्मचारी भी इकाई की सजीव और मूल्यवान संपत्ति कहलाती है, इसलिए उनकी सुरक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। व्यावसायिक साहसों की सफलता का आधार उस व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर ही आधारित होता है। कर्मचारियों की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए, उनको उचित वातावरण प्रदान किया जाए या उन पर उचित ध्यान दिया जाए तो व्यावसायिक उद्देश्यों को सरलता से और सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।
इस प्रकार की देखभाल के कारण कर्मचारियों में उत्साह, वफादारी, सहानुभूति, समूह भावना आदि बातों का विकास होता है और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि की जा सकती है। लक्षण देखोगे इसके, मानव संसाधन संचालन के लक्षण है। पहला है मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मार्गदर्शन, इन सभी बातों का समावेश इसमें किया जाता है। सेकंड लक्षण है इसका, मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को जोड़कर कंपनी के लक्ष्य सिद्ध किए जाते हैं। थर्ड है मानव संसाधन संचालन का मूलभूत कार्य कर्मचारियों को एक अमूल्य संपत्ति मानकर उनका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण देकर उनके विकास के लिए उचित कार्यवाही भी की जाती है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके उनका योग्य स्थान तय किया जाता है और कार्य मानव संसाधन संचालन करता है। नेक्स्ट है उचित संचालन से कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में क्या होती है, कमी लाई जा सकती है और कुशल कर्मचारियों को इकाई में स्थिर रखा जा सकता है। अगला है मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उचित वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे उनके उत्साह में लगातार वृद्धि होती है और कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। कंपनी के मूल्य सुरक्षित रहते हैं और कंपनी के लक्ष्य हैं तो उन्हें प्राप्त करने में सरलता होती है। आगे हम देखेंगे इसका मानव संसाधन संचालन का महत्व। फर्स्ट है कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। मानव संसाधन संचालन से इकाई की लाभदायकता में भी वृद्धि होती है। मानव संसाधन संचालन से कर्मचारियों में समूह भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है उत्पादन से साधनों का अधिकतम उपयोग हो सकता है। कर्मचारियों के स्थानांतरण दर में कमी आती है। कर्मचारियों के संतोष में वृद्धि होती है। मानव संसाधन संचालन से कर्मचारियों को पर्याप्त कार्य संतोष प्राप्त होता है जिससे औद्योगिक शांति का वातावरण सर्जित होता है। मीन्स कि बिना किसी मुश्किलों के उद्योगों में व्यवसायिक जो प्रोसेस होती है वो लगातार चलते रहती है। आगे हम देखेंगे वित्तीय संचालन मतलब कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। व्यावसायिक इकाई में द्रव्य जीवनदायी रक्त के समान होता है। द्रव्य के बिना कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं होती। व्यवसाय की स्थापना, विकास, उसका विस्तार तथा नवीनीकरण करने के लिए सतत द्रव्य की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन करना। द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करने का कार्य, आय का विभाजन करने का कार्य। यह कार्य उद्देश्यपूर्ण और कार्यक्षम रूप से होने चाहिए। वित्तीय संचालन में मुख्य रूप से निम्न कार्यों का समावेश होता है। देखिए पहला कार्य है इसका वित्त की आवश्यकता का अंदाज पत्र तैयार करना कि भाई व्यवसाय में कितनी वित्त की आवश्यकता होगी। सेकंड है समय की दृष्टि से द्रव्य का आयोजन करना, कितने समय में कितनी द्रव्य की आवश्यकता व्यवसाय में होगी, इसका अंदाज पत्र बनाना, आय का विभाजन करना, पूंजी ढांचा का विचार करना। उसी प्रकार वित्त प्राप्ति के स्थान पसंद करना, द्रव्य प्राप्त करने की कार्यवाही करना, प्राप्त द्रव्य का योग्य उपयोग हो यह देखना और नियंत्रण व्यवस्था करना। अगला है वित्तीय नीति निश्चित करना, कर का आयोजन करना। संपत्तियों की व्यवस्था करना आदि सभी कार्य जो है वह वित्तीय संचालन के अंतर्गत होते हैं। आगे देखेंगे उत्पादन संचालन। उत्पादन संचालन भी व्यावसायिक क्रिया का या संचालन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली कच्चे माल सामग्री से मानव प्रयत्नों द्वारा उपभोग योग्य वस्तुएं बनाना अर्थात उत्पादन करना। या उत्पादन संचालन उन वस्तुओं और सेवाओं का सृजन करता है
जिनमें ग्राहकों की आवश्यकताएं संतुष्ट करने की शक्ति होती है। भाई प्रकृति से हमें बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त होती है, तो इसका उपयोग करके मनुष्य की आवश्यकताओं को या ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना ही क्या होता है, व्यावसायिक प्रक्रिया द्वारा यह प्रोसेस की जाती है कि ग्राहक जो चाहते हैं उन्हें प्रकृति द्वारा जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त हो रहा है उससे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और लाभ प्राप्त किया जाए। तो उत्पादन संचालन उत्पादन का आयोजन करने, कार्यक्रम निश्चित करने, संकलन सिद्ध करने, मार्गदर्शन देने तथा नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। संचालन देखिए, उत्पादन संचालन में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का समावेश होता है। पहला कार्य है उत्पादन आयोजन करना, मीन्स किस चीज़ का उत्पादन करना है इसका प्लानिंग करना। फिर उत्पाद संशोधन करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना। वस्तु विकास, साथ ही उत्पाद मिश्र का चुनाव करना। टेक्नोलॉजी, उसी प्रकार यंत्रों का चुनाव करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना या टेक्नोलॉजी का चुनाव करना। व्यवसाय के स्थान का चुनाव तथा विन्यास का निर्णय करना, भाई किस स्थान पर व्यवसाय स्थापित किया जाएगा और कार्य को पूरा किया जाएगा। माल सामग्री तथा उत्पादन के लिए अन्य आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। उत्पादन नियंत्रण करना, गुणवत्ता नियंत्रित करना, साथ ही साथ खर्च अथवा लागत नियंत्रण, साथ ही उत्पादन संरक्षण और वृद्धि हो, इस प्रकार के कार्य करना। देखिए, कम से कम खर्च हो, जो वस्तु की कीमत है वह एक समान बनी रहे, फिर जो उत्पाद तैयार होता है उसे सुरक्षित रखना, उसमें लगातार वृद्धि करना, इस प्रकार के कार्य उत्पाद संचालन के अंतर्गत किए जाते हैं। उत्पादन में विविधता और सरलीकरण का प्रवेश करना, इस प्रकार से उत्पादन संचालन की प्रक्रिया की जाती है इन कार्यों के जरिए। देखिए बच्चों, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आपको वीडियो 2-3 बार अच्छे से देखनी है, चैप्टर बुक में से पढ़ना है, समझना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जब भी अपना ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तो क्लास में आकर पूछ लेना है। थैंक यू।